इस ड्रामे की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जब यन अपना ठिकाना ढूंढ लेती है रात को सोने के लिए, सुबह होने पर एजी शेविंग वगैरह करके ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। ड्रामे का हीरो यानी कि एजी इतना हेल्थ कॉन्शियस होता है कि वो हर रोज़ अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और सब कुछ चेक करता है। सब कुछ चेक करने के बाद जब वो नीचे आता है ऑफिस जाने के लिए, तो वो देखता है कि ड्राइंग एरिया में यन बड़े आराम से सोफे पर सो रही होती है। ऑफिस में एजी की आज मीटिंग होती है, पर एजी ऑफिस में ही सो जाता है, तो सेक्रेटरी एजी को बुलाता है। एजी के रिस्पॉन्स ना करने पर सेक्रेटरी उसके पास जाकर उसे बुलाता है। एजी की नींद खुल जाती है। सेक्रेटरी उसे कहता है कि इतने साल हो गए मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए, आप कभी नहीं सोए, आज क्या हो गया? तो एजी उसे कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, पूरे 2 दिन हो गए उसकी वजह से मैं सोया नहीं हूँ। सेक्रेटरी हैरान हो जाता है। एजी फिर कहता है कि मुझे तो उसकी इतनी हेल्प करनी पड़ती है कि उसको नहलाना भी खुद पड़ता है। और ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं जो मीटिंग के लिए आए भी होते हैं। और वो एजी से कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप आराम कर लीजिए, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। पर एक्चुअल में एजी को पता नहीं होता कि वो दोनों वहीं पर खड़े। तो एजी हैरान होकर उन्हें पुकारता है भी वापस आने के लिए, पर वो नहीं आते, वो वहाँ से चले जाते हैं। मतलब बेवजह ही एजी को ये सब सहना पड़ रहा है। और सेक्रेटरी भी एजी को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में कल रात ये हुआ था, जब एजी अपने बेडरूम में सो रहा था तो यन ड्राइंग एरिया से उठकर उसके बेडरूम में आ जाती है। जब वो यन को देखता है तो हैरान हो जाता है और लात मारकर उसे बेड से नीचे गिरा देता है। यन जब नीचे गिरती है तो वो कांप रही होती है। गुस्से में एजी उसे कहता है कि एक तो तुम मेरे घर पर रहने लग गई हो, ऊपर से मुझ पर ट्रिक्स कर रही हो। जब यन कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है तो एजी उसके पास आता है उसको देखने के लिए, पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करती। फिर उसको बार बार पुकारने के बाद एजी को ये लगता है कि यन कांप रही है और वो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इतना हाइजीन बंदा होता है कि ये अपने बेयर हाथों से यन को छूना नहीं चाहता, तो वो फटाफट से जाकर टिश्यू पेपर लेकर आता है और यन के मुंह पे रखता है और उससे उसका टेम्परेचर चेक करता है। बार बार एजी उसे जगाने की कोशिश करता है, पर इतना टेम्परेचर हाई होने की वजह से यन को कोई होश नहीं होता। यन के बुखार को ठीक करने के लिए वो किचन में जाकर उसके लिए सूप बनाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे ढंग से तुमसे बदला लूंगा। एक्चुअल में वो उसके लिए जिंजर का सूप बना रहा होता है। जिंजर्स की कटिंग करते टाइम वो यही बोलता रहता है कि तुमसे तुम्हारे ढंग से बदला लेने पर मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। वो अचानक से अपने आप को कहने लग जाता है कि मैं पागल हूँ जो उसकी हेल्प कर रहा हूँ, पर दूसरी तरफ वो ये कहता है कि नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो बीमार है। सूप बनाते टाइम वो फिर से अपना हाथ जला लेता है हमेशा की तरह। जिंजर सूप रेडी होने के बाद वो ग्लव्स वगैरह पहनकर यन को उठाने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं होता कि यन को उठाना कैसे है। वो बड़ी मुश्किल से यन को उठाता है। यन नीचे फिर से सोफे पर गिर जाती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से यन को उठाकर उसे अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही सूप पिलाता है, यन एक सिप लेने के बाद फिर से सोफे पर गिर जाती है। एजी भी डर जाता है। यन खांसने लग जाती है तो एजी उसे बोलता है कि पोल्यूशन मत फैलाओ और उस पर गुस्सा करता है। जब भी एजी जाने लगता है तो यन उसका हाथ पकड़कर ये बोलती है कि डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एजी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। मतलब कि यन को ये लग रहा होता है कि एजी ही उसके डैड हो। तो वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाकर उसका फेस वगैरह टिश्यू पेपर से साफ करता है और उसको फिर से सूप पिलाने के लिए बड़ी मुश्किल से उठाता है। और यन के बुखार को ठीक करने के लिए अपने हाथों से यन को वो जिंजर का सूप पिलाता है। पिलाने के बाद जब वो जाने लगता है तो यन उसे फिर से नहीं जाने देती, ये बोलकर कि मुझे छोड़कर मत जाओ। एजी यन को रिलैक्स करने के लिए बोलता है और बोलता है कि चुपचाप सो जाओ। जब एजी चुपके से यन के पास से जाने लगता है तो यन फिर से उसको रोक लेती है। वो बार बार यही बोलती कि डैड मुझे छोड़कर मत जाओ। एजी बेचारा बहुत कोशिश करता है उसे पीछा छुड़ाने के लिए, पर यन उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, उसको जाने ही नहीं देती। तो वो थक हार कर वहीं फ्लोर पे बैठ जाता है और उसको बोलता है कि अगर तुम इसी तरह करती रही तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी, चुपचाप से सो जाओ। एजी वहीं पे सो जाता है, उसको पता नहीं चलता। और जब वो सुबह उठता है और यन की शक्ल देखता है तो वो हैरान हो जाता है। और यन का टेम्परेचर चेक करने के लिए वो टिश्यू पेपर फिर से उसके मुंह पर रखकर उसका टेम्परेचर चेक करता है। यही कारण था कि एजी पूरी रात भर सो नहीं पाया। उधर यन बड़े आराम से उठती है। जैसे ही वो उठती है वो बहुत हैरान हो जाती है और घड़ी की तरफ देखती है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसे तो ऑफिस जाना था और ऑफिस जाने के लिए रेडी होना था। तो रेडी होने के लिए वो फटाफट से वॉशरूम में जाकर ब्रश करती है और करते करते ये बोलते कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी उससे क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ 1 घंटा, पर मुझे ऑफिस जाना तो जाना ही है। और अपने कपड़े ढूंढने के लिए वो अपना बैग खोलती है। ऑफिस जाने के लिए उसे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगती, तो वो सारा
मैसअप कर देती है उसके घर में। देर होने के बावजूद भी उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, बस वो अपने कपड़े निकालती रहती है। फाइनली उसको ड्रेस मिल जाती है, पर ड्रेस पहनने के बाद बाकी की एक्सेसरीज़, फाइनली इतना गंद बचाने के बाद वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ही लेती है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि एज़ ही उसकी क्लास लेगा जब वो ये सब गंद मचा हुआ देखेगा। ऑफिस में एज़ ही अपने डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मुझे नेचुरल बोन लायर हो गया है, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने लग गई है जब मैं किसी का झूठ सुनता हूँ। जब से मैं उससे मिला हूँ तब से ऐसा होने वाला है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो पहले ही दिन यन को लेट आते देख एज यू से बोलता है कि तुम लेट हो, वो भी पहले दिन, और मैं तुम्हारी आधी सैलरी काट लूँगा। वो उसे कहता है कि मैंने एचआर डिपार्टमेंट को बता दिया है, तो जाकर तुम उसे रिपोर्ट कर लो। एज ही की ये सब बातें सुनकर यन उसका मुंह ही देखती रहती है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, और जाते जाते वो ये बोलती कि कितना खड़ूस बंदा है, इसने कोई गलत दवाई दवाई तो नहीं ले ली है, और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। एज़ी को ये भी पता होता है कि जिन के एटीट्यूड से यन ज़्यादा देर ऑफिस में नहीं टिक पाएगी। यन ऑफिस में नई होती है तो सबके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में अब से काम करेगी और प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट होगी। अभी ऑफिस की लड़की आके मैनेजर को बोलती है कि अब हमारी कंपनी ऐसे इंसान को क्यों हायर करने लगी है, क्योंकि इस लड़की ने कुछ दिन पहले लिंगरी शो में मेरे डिज़ाइंस को ही कॉपी करा था। ये सब सुनकर मैनेजर जू से कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्रेसिडेंट से जाके पर्सनली बात कर सकते हो इसके बारे में। इसके बाद मैनेजर उसे उसकी सीट पे लेकर जाने के लिए बोलती है। यन जाने वाली होती है तो जाते जाते वो जू से बोलते हैं कि अब से तुम मुझे रिपोर्ट करोगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इस बात से। जू को गुस्सा आ जाता है। एज ही जब ऑफिस से घर आता है तो इतने सारे कपड़े फैले हुए देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। मतलब ये तो ऑब्वियस था कि उसको अच्छा नहीं लगने वाला था। एज़ी को तो यन पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और एज़ी गुस्से में उसका नाम बहुत ऊंची आवाज़ में पुकारता है। अभी इधर यन को भी झटका लगता है और उसके नूडल्स ही बाहर आने को करते। यन जब घर आती है तो एज़ी को देखकर उसे बोलते कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे घर आने का? ये तुम इतने अच्छे हो, मुझे तो पता भी नहीं था। एज़ी उसे बोलता है कि ये सब क्या है। यन ये सब देख के कहती है, ओ अच्छा, ये तो मैं जल्दी में थी ऑफिस जाने के लिए, इसीलिए सारा गंद मच गया, लेट उठने की वजह से ये सब हो गया। तो एज़ी ये सब सुन के उसे कहता है कि तुम इतना सच सवर के तो गई हो। यन उसे कहती है कि मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे था, इसी वजह से अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना था। तो यन उसे साफ़ सफाई करने के लिए बोलता है। एज़ी करती हाँ हाँ अभी कर देती हूँ, और एज़ी फिर उसके घर की सफाई करने लग जाती है। एंड एज़ी को ये कहती कि मैं सारा साफ़ सफाई कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो, और इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एज़ी के पैर के नीचे यन के कपड़े थे तो ये यन उसे पैर हटाने के लिए बोलती है। चुपके से अपने पर्सनल कपड़े को वहाँ से उठा लेती है। एज़ी उसे बोलता है कि अपने सारे ट्रैश को ना अपने रूम में रखना, अब से तुम ड्राइंग एरिया में नहीं रहोगी और मुझे दिखनी भी नहीं चाहिए ड्राइंग एरिया में। तो यन बोलते कि यस सर। जैसे एज़ी जाने लगता है फिर से उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वह गिरने ही वाला होता है पर बच जाता है। जाता जाता एज़ी यन को पूरा बाथरूम, डोर्स और कॉरिडोर साफ़ करने के लिए बोलता है। यन बहुत हैरान होती है कि इतने से काम के लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा। वो कहती है कि ऑलरेडी सारा साफ़ तो है बाथरूम वगैरह, पर यन कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें सही ये सब करना पड़ेगा। यन को एज़ी पे गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं सकती। फिर बेचारी लग जाती है काम पर। पहले तो सारे बिखरे हुए कपड़े उठाकर वो उसे पैक करती है, उसके बाद वो टेबल वगैरह की डस्टिंग साफ़ करके फ्लोर को भी बड़े अच्छे से साफ़ करती है। फिर वो बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ करती है और एज़ी उसे देखने के लिए आ जाता है। वो डोर को भी बड़े अच्छे से साफ़ कर रही होती है क्योंकि एज़ी वहाँ पे खड़ा होता है। एज़ी सारा डोर चेक करता है कि कहीं कोई डस्ट रह तो नहीं गई। एन कहती है कि ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा होने के कारण वो मेरे से साफ़ नहीं होगा। तो एज़ी उसे कहता है कि जितनी इंटेलिजेंस तुम झूठ बोलने में और एक्टिंग करने में लगाती है उतनी इंटेलिजेंस इधर भी तो लगाओ। तो यन फटाफट से अंदर जाकर स्टूल लेकर आती है, तो उस स्टूल पे खड़कर वो बहुत अच्छे से सफाई करती है। तभी वहाँ पे उनका नेबर आ जाता है जिसने यन की अंदर जाने में हेल्प करी थी, और वो बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्टूल पे खड़ी होके सफाई कर रही हो और तुम साइड पे खड़े होकर उसको ऑर्डर दे रहे हो। तो यन उसे कहता है कि तुमसे क्या मतलब। तो वो लड़का कहता है कि मुझे मतलब है। यन तो बहुत खुश होती है उसकी बातें सुनकर। तो वो लड़का एज़ी को बोलता है कि तुम जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़के बदनाम हैं, क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ही काम करवा रहे हो। और यन को बोलता है कि इसे छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। यन ये सब सुनकर हंसने लग जाती है।
क्योंकि वो एज़ी को इंसल्ट करके गया था ना, गुस्से में एज़ी उसे बोलता है कि अपना काम करो। बेचारा एज़ी बेवजह ही हर बात में येन की वजह से फँस जाता है। घर के अंदर आने पर एज़ी सारा सामान चेक करता है कि वो अच्छे से साफ़ हुआ है या नहीं, पर येन कहती है कि मैंने घर का सारा कॉर्नर यानी किचन, बाथरूम और कॉरिडोर सारा कुछ साफ़ कर दिया है। अब तो तुम सैटिस्फाइड हो गए ना? पर येन उसे कुछ नहीं कहता और जाते हुए ये कहता है कि आज रात मेरे बेड पर मत आना। येन ये सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि इसके बेड पर कौन गया था रात को, और वो ऊँची आवाज़ में येन को बोलती कि मैं कब गई थी तुम्हारे बेडरूम में। एज़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बेचारी येन सोच में पड़ जाती है इस बात से।